हाय वीटो कीजिए। आज हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एक मास्टरपीस हॉरर थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है तुम्बाड़। सो स्पॉइल योर हेड एंड टेक केयर। तो कहानी की शुरुआत में इसके लीड कैरेक्टर विनायक राव अपने बेटे को बताते हैं कि आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। उस पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था। जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपने कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, मगर उनका सबसे फेवरेट था उनका प्रथम संतान जिसका नाम था हस्तर। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो हस्तर ने अपनी ही मां पूर्ति की देवी का सोना चुराने की कोशिश की और वह इस काम में कामयाब भी हो गया। फिर वह अनाज की तरफ बढ़ा, मगर वहां पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और उसे कई सारे धूल के कणों में बांट दिया। और अब बस एक आखिरी प्रहार से उसका पूरा जीवन अंत होने ही वाला था। मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी कि तुम्हें आज के बाद कोई नहीं पूजेगा और साथ ही पुस्तकों और पुराणों में भी तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। मगर कुछ समय पहले विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर का एक मंदिर बना दिया और उन्हें पूजने लगे। इस बात से देवता काफी नाराज हो गए और उनका गुस्सा तुम्बाड़ पर बारिश बन के बरसा। अब यहाँ पर एक लाइन और बोली गई है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगा। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है सन 1913 में, जहाँ पर हमें एक लेडीज दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ज्योति। यहाँ पर यह तुम्बाड़ के बारे में आती है। इस बाड़े का नाम होता है सरकार का बाड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पंडित जिंदा होता है जिसका नाम होता है सरकार। और यहाँ पर आकर वह उसे सेक्सुअल प्लेजर देती है। इसके पीछे इसका रीजन था कि वह उसे एक सोने की असरफी दे। तो सरकार उससे कहता है कि सोने की असरफी यूं ही नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है ज्योति को दोनों बच्चों को, जिनमें से बड़े का नाम होता है विनायक राव और वहीं छोटे बच्चे का नाम होता है सदाशिव राव। यह दोनों ही बच्चे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह हर रोज एक बार के लिए सरकार के बाड़े में जाया करती थी। इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। इस कहानी में एक बुढ़िया है जिसे ये दोनों अपनी दादी कहकर बुलाते हैं, जिसका एज लगभग 200 साल से भी ज्यादा है। उसका शरीर सड़ गल चुका है, मगर आज भी उसमें जान है। रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज आपको सोने की मुद्रा मिली। तब उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वह कमानी पड़ती है, यूं ही नहीं मिल जाती। वहीं पर अगला दिन होता है और उन्हें यह पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है। और उसका दाह संस्कार करने के बाद में ज्योति कहती है कि हम अगले ही दिन पुणे के लिए निकलेंगे। और जैसा कि टाइमलाइन 1913 की दिखाई गई है, तो इस वक्त गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल और कारों का होना एक बड़ी बात हुआ करती थी और तुम्बाड़ में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, जबकि पुणे में हुआ करता था। तो दोनों ही भाई इस बात से काफी उत्सुक थे कि अब हम यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन गलती से सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा था वह टूट जाती है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर जाने के लिए निकलती है। तो वहाँ पर विनायक राव कहता है कि अगर बुढ़िया को भूख लगी तो क्या करूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बनाकर खिला देना और अगर फिर भी बहुत ज्यादा चिल्लाए तो बोल देना सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और उसके चले जाने के बाद सेम वैसा ही होता है। थोड़ी देर में दादी खाने के लिए कराने लगती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। और जब विनायक राव उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अपने घर में पड़े डब्बों को देखने लगता है तो उसके मुंह में काफी सारा आटा गिर जाता है और उसे खाना बनाना भी नहीं आता। तो वह सीधा पहुंच जाता है दादी की आवाज सुनते हुए उसके पीछे, क्योंकि दादी कह रही थी क्या तुझे खजाना चाहिए। अब यहाँ पर उसके मन में लालच था, इसलिए लालच के पीछे उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ उसकी दादी बताती है कि सरकार के बारे में खजाना है। अब यहाँ पर विनायक उससे और कुछ पूछता कि तभी वह दादी उस पर हावी हो जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आज तो मैं तेरा मांस खाऊंगी। विनायक काफी कोशिश करता है कि उसे वो नाम याद आ जाए कि चुप कर दादी वरना अजगर आ जाएगा, चुप कर दादी वरना डमकर आ जाएगा, लेकिन उसे वो नाम याद नहीं आ पाता। तो दादी कहती है कि क्या हुआ, भूल गया, नाम भूल गया। और उसे खाने ही वाली रहती है कि तभी उसे वह नाम याद आ जाता है और जोर से चिल्लाता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और यह वर्ड सुनते हैं वहाँ पर दादी सो जाती है। इस वक्त तक विनायक की माँ भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। तो वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सदाशिव का क्या हुआ, क्या वो जिंदा है। तब उसकी माँ कहती है कि वह मर गया है, हमें अभी यहाँ से निकलना है और हम यह गाँव छोड़कर जा रहे हैं। और यहाँ से सुबह होते यह दोनों एक नाव में बैठकर सतारा की ओर निकल रहे होते हैं। तब वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सरकार का बाड़ा तो हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने इतने समय तक उनकी सेवा की है, इसके बदले हमें तो वो मिलना चाहिए ना। और अगर सरकार का बाड़ा नहीं तो कम से कम उसका खजाना तो हमारा होना चाहिए। तब उसकी माँ, जिसने अभी अभी एक बेटा खोया था, वो काफी गुस्से में होती है और कहती है कि लालची इंसान, तुझे चाहिए क्या, तुझे यही सोने की मुद्रा चाहिए ना, ले और अब इसको लेकर चुप रह। लेकिन फिर भी विनायक अपनी माँ को कहता है कि हम उस बुढ़िया को खाना नहीं देंगे और काफी समय तक भूखे रखेंगे, तो वह हमें बता देगी कि खजाना कहाँ पर है। लेकिन इस वक्त तक उसकी माँ जान चुकी थी कि लालच बुरी बला है, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी कसम देकर बोलती है कि आज के बाद तू तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा, तुझे मेरी कसम। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 15 साल, जहाँ पर हमें टाइमलाइन दिखाया जाता है सन 1933 की। यहाँ विनायक राव फिर से तुम्बाड़ आया होता है, क्योंकि उसके
मन में आज भी उस खजाने का पाने का लालच था जिसका दादी हमेशा जिक्र किया करती थी, और इसी वजह से वह सबसे पहले अपने ही घर में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पहुंचने पर वह देखता है कि दादी के सीने में एक काफी बड़ा सा पेड़ उग चुका है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। 15 साल बीत गए बिना कुछ खाए पिए, मगर आज भी उसका दिल धड़क रहा होता है। तो वहाँ पर विनायक उससे पूछता है कि दादी आखिर खजाना कहाँ है। तो दादी कहती है कि लालची तुम मानेगा नहीं। तो विनायक दादी से कहता है कि अगर मैं उस खजाने को नहीं लूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, तो क्यों ना हम वो खजाना आपस में बांट लें। तो दादी कहती है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं, मुझे कुछ खिला नहीं सकता तो कम से कम मुझे मार ही दे, क्योंकि अब मैं और जीना नहीं चाहती। तो विनायक कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे खजाने तक पहुंचने का जरिया बता दीजिए और मैं आपको मुक्ति की ओर पहुंचा दूंगा। तब उसकी दादी बताती है कि आज से कई सालों पहले की बात है जब मैं कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। तो इस बात से विनायक को पता चलता है कि खजाना किसी कुएं में है, और फाइनली 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद विनायक राव को वह कुआं भी मिल जाता है, और साथ ही उसमें उतरना कैसे है यह भी उसे पता चल जाता है। मगर अंदर से सोना कैसे निकाला जाए उसे अभी भी पता नहीं होता, इसलिए वह वापस अपनी दादी के पास पूछता है और दादी उसे वह राज बता देती है। और इसी के साथ वहाँ पर विनायक अपना कर्तव्य पूरा करता है, उसे जलाकर। सोने की मुद्रा को लेकर वापस से जब विनायक राव अपने गाँव पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू कर दिया है, जहाँ वहाँ गेहूं को पीसकर अपना गुजर बसर कर रही होती है। इस समय विनायक राव उससे गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे कहता है कि अब मैं तुझे रानी बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे पास काफी पैसा आने वाला है। अगले दिन विनायक अपने आप की हालत पूरी तरीके से ठीक करके अपने मुनीम के पास जाता है। यह वही मुनीम था जिसका इस पर कभी कर्ज हुआ करता था 38 रुपए का। तो विनायक कहता है कि मेरे पास में एक स्वर्ण मुद्रा है, इसका कितना दाम होगा। तो वहाँ पर वह मुनीम जिसका नाम राघव होता है वह बताता है कि इस मुद्रा की कीमत करीब 100 रुपए होंगे। और इसी के साथ विनायक का 38 रुपए का जो मूलधन था वह भी चूक जाता है, और साथ ही उसे 62 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो वह कहता है कि मेरे पास ऐसे 3 और है, खरीदना चाहोगे। और अब इसी तरीके से दिन बदलते जाते हैं, और विनायक हमेशा तुम्बाड़ में जाकर हर वक्त वहाँ से कुछ सोने की मुद्रा लेकर आया करता है। कई बार तो मुद्रा 8 और 10 होती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ 2 भी होती है। तो हर बार मुनि विनायक से पूछता है कि आखिर तुम यह सब लाते कहाँ से हो, कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है। तो विनायक कहता है कि नहीं, ये पुश्तैनी अशरफ की है, आपको इससे क्या कि मैं कहाँ से लाता हूँ, बस ये चोरी की नहीं है। और अब धीरे धीरे करके विनायक का काफी अच्छा घर हो जाता है, और इसके साथ उसकी कामुकता भी बढ़ती जाती है। एक दिन जब राघव बाजार से घर जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाला जिसका नाम सार्जेंट कुपर होता है उससे जाकर मिलता है, और कहता है कि तुमने मुझसे जो ओपीएम के लिए जगह मांगी थी, अगर मैं इस काम पर कार्यरत होता तो मैं तुम्हारा काम करवा देता। ओपीएम का मतलब होता है ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके लिए राघव ने कूपर से अर्जी लगाई थी, मगर कूपर के पास में सिर्फ 1 महीना ही बचा होता है तुम्बाड़ से ट्रांसफर होने के लिए। तो राघव विनायक के घर में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना भागीदार बना लो, इससे खतरा भी कम हो जाएगा और साथ ही मैं तुम्हारे पैसों का ख्याल भी रख पाऊंगा, क्योंकि तुम मैनेज तो कर नहीं पाते होगे। तो विनायक कहता है कि मैं अपना काम संभाल लूंगा, तुम अपना काम देखो। और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं कूपर के ट्रांसफर में। तो राघव सोचता है कि क्यों न मैं तुम्बाड़ जाने से पहले ही विनायक राव को यही सतारा में रोक दूं और मैं खुद तुम्बाड़ जाकर वहां से खजाना निकालने की कोशिश करूं। इसलिए वो अपने गांव की एक वैश्या को 50 रुपए में खरीदता है और विनायक राव को दे देता है, ताकि वो 2 दिन तक इसके साथ में लगा रहे और इन्हीं 2 दिनों में वह तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट ले। लेकिन रात को वह लड़की 100 रुपए के लालच में आकर विनायक राव को सब कुछ सच सच बता देती है कि यहाँ पर मुझे राघव ने तुम्हें 2 दिन तक रोकने के लिए भेजा है और इन 2 दिनों में वह तुम्बाड़ जाकर खजाने की खोज करेगा। वहीं दूसरी तरफ राघव तुम्बाड़ पहुंच चुका होता है, लेकिन तेज और चालाक विनायक राव भी वहां पर पहुंच चुका होता है और वह उसकी हर कदम पर नजर रखे हुए होता है। लेकिन फिर भी वह अपने नक्शे राज और सब कुछ बताने लगता है कि वह कब कैसे कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। राघव देखता है कि अभी जस्ट विनायक राव छोटे से रस्सी के साथ में कुएं में उतरा और वहां से कुछ सोने की मुद्रा लेकर निकला। इसका मतलब यह था कि मुद्राएं उस कुएं के अंदर में थे और वहां से विनायक के चले जाने के बाद में राघव भी उसी कुएं में उतरता है। उस कुएं के अंदर एक रास्ता होता है बहुत दूर तक का, वहां पर जाते जाता है, फिर अंदर और गहराई में जाता है। वहां पर उसे एक बड़ा सा लोहे का बक्सा मिलता है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी बनी होती है और उसमें एक रस्सी लटक रही होती है काफी गहराई तक में। और काफी हिम्मत के साथ में राघव जगह में उतर जाता है और वहां पर देखता है कि पूर्ति की देवी की कोख जिसकी दीवार लाल कलर की होती है और साथ ही ऐसा महसूस होता है कि कुछ सांस ले रहा है। वहां पर लार्वा भी होता है जो कि ऊपर से गिरते रहता है और अब राघव के शरीर में लग चुका होता है। तभी उसकी नजर छोटे से डब्बे पर पड़ती है, तो वह जब डब्बा खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक आटे की गुड़िया मिलती है और जैसे ही अनाज की खुशबू हस्तर को आती है तो वह आटे के साथ साथ राघव को भी काट खा जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर विनायक भी पहुंच कर देखता है कि जो हाल उसकी दादी का हुआ था वही हाल अब राघव का भी हो चुका है। लेकिन राघव ने किसी वक्त उसकी मदद करी थी जब उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह उसे दर्द में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको वह मुक्त कर देता है। अभी यहाँ पर यह बात लागू होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है और ये वरदान क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो कभी भी इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन हस्तर का यह श्राप था कि जो भी उसके संपर्क में आएगा या फिर कोई उसे काट लेगा तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन अमर होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम यह भी थी कि उसका पूरा शरीर सड़ गल जाएगा। हालांकि उस इंसान को पता होगा कि सोने की मुद्रा कहाँ है और कैसे मिलती है। यह बात एक वरदान जरूर है, लेकिन ऐसे कष्टदायी जिंदगी कौन जीना चाहेगा। और अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और यहाँ से कहानी आगे पहुँचती है और समय बताया जाता है साल 1947 में। इस वक्त तक विनायक राव के 3 बच्चे भी हो चुके होते हैं, 2 लड़कियां जो जुड़वा होती है और एक बड़ा बेटा जिसका नाम पांडुरंग होता है। यहाँ पर देखते हैं कि पांडुरंग एक पैर से अपाहिज है, वह ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी विनायक राव उसे कुएं में उतर कर सोने की मुद्रा लाने का एक छोटा सा वर्क स्टेशन बना कर देते हैं, जहाँ पर वह हर रोज प्रैक्टिस करके अपने नंबर से काउंट करता था कि आज उसने कितनी मुद्राएं उठाई, आज उसने कितने टाइम के अंदर लाइन क्रॉस करी। और अब जैसा कि यह टाइम स्वतंत्रता सेनानियों का था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस तुम्बाड़ के बाड़े को कम्प्लीटली सील कर देने के सारे कागजात पास कर दिए होते हैं। और जब यह बात विनायक राव को पता चलती है कि अब यह बाड़ा गवर्नमेंट के सेगमेंट में आने वाला है, तो वह वहाँ पर कैसे जाएगा और कैसे वो सोने की मुद्राओं को वहाँ से लाएगा। और अब विनायक राव काफी बूढ़ा भी हो चुका था, उसके शरीर के अंदर ताकत खत्म हो रही थी, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपने बेटे को वहाँ पर ले जाकर इस बात की ट्रेनिंग देगा। और इसी के साथ दोनों जने कार से सीधा पहुँच जाते हैं तुम्बाड़। वहाँ पहुँचने के बाद विनायक राव अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाते हुए कहता है कि इसमें पत्थर भी डाल दिया कर, क्योंकि वह हंसकर पत्थर भी चबा जाता है। ऐसे में चोरी करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। मगर वो डफर पांडुरंग एक छोटी सी आटे की गुड़िया अपने साथ ही ले आया था, और जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है तो उसके पीछे हस्तर पड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे वहाँ से विनायक राव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और पांडुरंग उसके पीछे की पोटली खोलकर कुछ सोने की असरफियां अपने पास रख लेता है। और जब ऊपर आता है तो सबसे पहले तो विनायक राव उसे खूब पीटता है, उसे चाटे चाटे लगाता है कि तू पागल है क्या, हम मर सकते थे क्या, तुझे पता नहीं है कि मैंने जब मना किया कि आटे को वहाँ पर नहीं लेकर जाना है तो आखिर तू क्यों लेकर आया। तो पांडुरंग कहता है कि सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। घर आने पर अपनी पहली असरफी जब पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तूने वहाँ पर क्या देखा और आखिर तुझे ये असरफी मिली कैसे। तो पांडुरंग अपनी माँ को कहता है कि ये सब बाबा और मैं देख लेंगे, तू खाली घर संभाल आई। इसका मतलब यह था कि आज तक यह राज सिर्फ और सिर्फ विनायक राव ही जानता था कि वह किस तरीके से नीचे उस कुएं में जाकर इन मुद्राओं को इकट्ठा करता है। और जैसे कि लालची और कामुकता इस पूरे परिवार की सदियों पीढ़ी में जुड़ी हुई थी, तो विनायक का बेटा पांडुरंग भी यही कामुकता की वजह से उसी वैश्या के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जिस तरीके से मेरे पापा तेरे पास आते हैं, मैं भी बड़ा होकर तेरे पास जाऊंगा। और वह गिफ्ट में अपनी पहली कमाई हुई मुद्रा उसे दे देता है। रात को जब विनायक राव उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे सोने की मुद्रा दिखाती है और कहती है कि मुझे पांडुरंग ने दी है। इस बात से तो विनायक राव का खोपड़ा खराब हो जाता है और पांडुरंग को पटक पटक के मारता है और कहता है कि तुझे लड़की चाहिए, मेरी कॉपी करेगा, एक तो वैसे ही बाड़ा सरकार के पास जाने वाला है, अब मैं वहाँ पर वैसे भी जा नहीं सकता, और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है, तेरे जैसे निकम्मा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन जूते खाते वक्त भी पांडुरंग के अंदर लालची पना जाता नहीं है और वह कहता है कि अगर कुछ ही टाइम में हम ज्यादा असरफी निकाल लें तो, क्योंकि हम एक एक करके उसे गुड़िया देते हैं, अगर बहुत सारी गुड़िया एक बार में ही दे दे तो वो खाने में काफी बिजी हो जाएगा और हमारे पास काफी सारा टाइम मिल जाएगा उन सोने की मुद्राओं को उठाकर वापस आने में। विनायक राव सोचता है कि ये आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, और अगले ही दिन वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे आटे के डब्बे अपने साथ लेकर अपने बेटे के साथ तुम्बाड़ पहुंच जाता है। और कुएं में जाने से पहले वह एक बड़ा सर्कल घेरा बना देते हैं उस बक्से के चारों तरफ। अब अंदर पहुंचकर जैसे ही वहाँ पर विनायक राव एक की जगह 2 गुड़िया निकालता है तो वहाँ पर हस्तर भी एक की जगह 2 रूप हो जाता है। और वही दूसरी थैली में से जब पांडुरंग बाकी सारी गुड़ियाओं को निकालता है तो जितने गुड़िया होते हैं उतने ही ज्यादा हस्तर बढ़ जाते हैं। यह देखकर तो विनायक राव की आंखें दंग रह जाती है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो आटे का घेरा था उसकी वजह से वह हस्तर उस घेरे में नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो हस्तर ने जब पूर्ति की देवी यानी कि अपनी माँ से सोना चुरा लिया था और अनाज जब लेने वाला था तो सारे देवताओं ने उसे भस्म कर दिया था। तो पूर्ति की देवी की यही शर्त थी कि वह अनाज को कभी छू नहीं पाएगा। इसका मतलब यह था घेरा जो बनाया गया है वह उसे पार नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के द्वारा अगर उसे अनाज दिया जाए, इसका मतलब हस्तर खुद उनसे छीन नहीं रहा बल्कि इंसान लाकर दे रहा है, तो 10 जन्मों का भूखा हस्तर उसे खाने से क्यों पीछे हटेगा। इतने सारे हस्तरों को देखकर वहाँ पर पांडुरंग तो बिल्कुल बेहोशी हो जाता है। और अब काफी रात हो चुकी थी जब विनायक और साथ ही उसका बेटा पांडुरंग उसी घेरे के अंदर से इंतजार कर रहे थे कि जैसे जैसे गुड़िया खत्म हो वैसे वैसे हस्तरों की संख्या भी कम होती जाए। लेकिन लास्ट में उनके पास में एक और बड़ी गुड़िया भी पड़ी थी। इसका मतलब यह था कि अगर एक गुड़िया मौजूद है तो एक हस्तर भी अभी मौजूद है। तो यहाँ पर विनायक राव अपने आप को सेक्रीफाइस करने के अलावा और कुछ भी सोच नहीं पाता है और वह उसी एक बड़ी सी गुड़िया से काफी सारी छोटी छोटी गुड़ियाएं बनाकर अपनी पूरी बॉडी में बांध देता है। उसका बेटा पांडुरंग उसे देखकर रोता है और कहता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनायक राव को यही सबसे सूटेबल आइडिया लगता है। और अब वह खुद घेरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है कई सारे हस्तर उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि आटे की घेरे की शर्त थी कि कभी भी अनाज को हस्तर पार नहीं कर पाएगा, तो जैसे ही वह हस्तर बाहर बक्से वाले घेरे पर टच होते हैं वह सभी भस्म होते जाते हैं। अब लास्ट में ऐसा समय आता है कि जिस वक्त
वक्त तक सारे के सारे अस्त्र मारे जाते हैं और यहाँ से पांडुरंग अपनी जान बचाकर उस पूर्ति की देवी की कोख से बाहर आकर उस कुएं से निकल जाता है। लेकिन जब वह बाहर निकल कर देखता है तो उसे अपने पिता विनायक राव मिलते हैं, जिनका भी वही हस्त्र हो चुका था जो कि दादी और राघव का हुआ था। वहाँ पर विनायक राव अपने बेटे को सोने की मुद्राओं की एक पोटली देता है और कहता है कि ले, तुझे यही चाहिए था ना, इसी के लिए तू यहाँ तक आया था ना, ले जा मुझसे। लेकिन तभी पांडुरंग को अपने पिता की वही बात याद आती है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन उस वरदान की वजह से हम अमर तो हो जाएंगे, मगर वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जब पूरा शरीर ही सड़ गल जाएगा। और इसी वजह से वह लालच न करके यानी कि सोने की मुद्राओं को न लेकर के अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचता है और उसे जला देता है। और इसी के साथ यह मास्टरपीस मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर इसी तरीके के और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट मूवी का नाम जरूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।